आज की क्लास में चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को ही आगे कंटिन्यू करते हुए मैं एक न्यू टॉपिक आपको कराने जा रही हूँ। न्यू भी बोल सकते हैं और अगर ऐसा समझे कि फंजाई को ही आगे कंटिन्यू कर रहा है वो भी सही है। कैटेगरी का नेम आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, दैट इज बेसिडियोमाइसिस। जितने भी कैटेगरीज को मैंने अभी तक आपको समझाया है और जो आपने सीख रखा है उसमें एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि इनका जो नेम है ना बहुत सारी चीजों को क्लियर करने का काम करता है। जैसे यहाँ पे क्या पढ़ाई करनी है आपको, बेसिडियोमाइसिस से। तो ये जो टर्म आपको यहाँ पे दिख रहा है ना बेसिडियो, इस कैटेगरी में अगर इसकी फ्रूटिंग बॉडी होगी बेसिडियो कार्प, बेसिडिया, बेसिडियोस्पोर्स, मतलब हर एक चीज में जैसे कैसे प्रीवियस कैटेगरी मैंने आपको सिखाया था तो हर चीज में क्या आ रहा था, एस्कोमाइसिस पढ़ रहे थे तो एस्को, एस्कस, एस्की यही सब आ रहा था। उसी तरीके से बेसिडियोमाइसिस में भी क्या है, इसी से रिलेटेड टर्म्स का हम यूज करेंगे। बेसिडियोमाइसिस को समझने में अगर फंजाई की इन 4 कैटेगरीज के बारे में हम बात करें, जिन बच्चों की फर्स्ट क्लास है, बस मैं इतना बोलूंगी कि सिर्फ बेसिक तौर पे इतनी बात अभी आपको आगे बढ़ने से पहले याद रखनी होगी। और अगर याद नहीं रखना है तो अभी आपको ये बात बस समझ के रखनी है कि फंजाई की जो कैटेगरीज है वो है फाइकोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट्स, बेसिडियोमाइसिट्स एंड मैम ड्यूटेरोमाइसिट्स। मैम रिकॉर्डिंग हाँ ऑन है। हाँ ओके ऑन। मैम ओके। तो ये जो आपके पास फंजाई की कैटेगरीज यहाँ पे अवेलेबल है, दैट इज फाइकोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट्स, बेसिडियोमाइसिट्स एंड ड्यूटेरोमाइसिट्स। तो इसमें से मैंने फाइकोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट्स करा रखा है और बेसिडियोमाइसिट्स जो है वो मैं अभी की क्लास में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने के बाद सिर्फ जो ये लास्ट कैटेगरी है, ये लास्ट कैटेगरी जो है सबसे आसान है। रीजन ये है कि एक ही चीज इसमें बार बार रिपीट करके पढ़ना है। इसके जितने भी मेंबर्स हैं कॉपीराइटेड है असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की। तो बात हम किसकी करेंगे फिर, बेसिडियोमाइसिट्स। तो 4 जो ये कैटेगरीज है, फाइकोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट्स, बेसिडियोमाइसिट्स और ड्यूटेरोमाइसिट्स, इन 4 में से बच्चों को जो सबसे टफ लगता है वो बेसिडियोमाइसिस लगता है। उसका रीजन मैं आपको समझाऊंगी अभी जब मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ, उसका रीजन भी आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट हम देने वाले हैं कि बेसिडियोमाइसिस की कैटेगरी में किसी भी टाइप का कोई भी सेक्स ऑर्गन नहीं पाया जाएगा, लेकिन फ्यूजन होगा, है ना। तो जब ऐसा स्टेटमेंट आएगा तो ऑब्वियस है कि बच्चे उससे थोड़ा घबराते हैं, उनको लगता है कि नहीं ये पता नहीं क्या बोला जा रहा है, हमारे से ये थोड़ा टफ है, हमें समझ नहीं आ रही बात। उसको हम लोग वन बाय वन करके करेंगे। पहले भी आपने जैसे हर एक चीज को याद करके फिर आगे कंटिन्यू करा है, इसको भी वैसे ही करेंगे। लगातार आपको इतने देर से आपको अपने स्क्रीन पे जो ये इमेज नजर आ रहा है इसको बहुत अच्छे से पहचानते हैं। अगर मैं किसी भी बच्चे से पूछूं, कोई भी स्टूडेंट उधर से बोलेगा कि हाँ हमें ये मशरूम नजर आ रहा है, बहुत ही कॉमन है। तो इससे हमारा पॉइंट 1 बनेगा, कॉमनली नोन एज मशरूम्स। बेसिडियोमाइसिट्स जो है मतलब इसमें हम मशरूम्स की पढ़ाई कर रहे हैं, या मशरूम्स का नंबर जो है इस कैटेगरी में इतना ज्यादा है कि हमने इनको नाम ही दे रखा है कैटेगरी ऑफ मशरूम। अब इसको हम ब्रैकेट फंजाई भी कहते हैं और पफ बॉल्स भी कहते हैं। इसके अपीयरेंस की वजह से हम लोग इसको पफ बॉल्स भी कहते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या सीखा आपने, बेसिडियोमाइसिट्स आर कॉमनली नोन एज मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स। पॉइंट नंबर 1 याद हो गया। क्या बोला मैंने, जहां बैठे हैं, वैसे भी आपका ऑडियो उधर से बंद है तो जहां बैठे हैं वही रिपीट करेंगे। क्या बोला मैंने, बेसिडियोमाइसिस जो है उनको हम क्या बोलेंगे, मशरूम बोलेंगे, ब्रैकेट फंजाई बोलेंगे, पफ बॉल्स बोलेंगे। पॉइंट नंबर 1। वैसे भी समझने के बाद लिखने में आपका 5 मिनट से ज्यादा का समय नहीं जाता। ठीक है, आगे जब हम बात करते हैं इसके हैबिटेट के बारे में, तो क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या नजर आ रहा है। क्या इस मशरूम को यहाँ से उठा के किसी डेजर्ट एरिया में रख दे तो सरवाइव करेगा क्या, नहीं सरवाइव करेगा। रीजन ये है कि इसके सर्वाइवल का जो हैबिटेट
अगर आप देखें तो उसमें आपको दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, इसको आपको ऑप्टिमम मॉइस्चर देना पड़ेगा प्लस ऑप्टिमम टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो ये जो मशरूम यहाँ पे सरवाइव कर रहा है, तो कैसे लिखिए हैबिटेट इसका। आप कोई भी हैबिटेट लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसके लिए आपको रटने की जरूरत पड़े। ऑप्टिमम मॉइस्चर प्लस ऑप्टिमम टेम्परेचर को ध्यान में रखते हुए, तो हैबिटेट में हम लिखेंगे ये मॉइस्ट सॉइल। आप बोलेंगे दिख रहा है आपको, यहाँ पे रटने वाली कौन सी बात होगी। मॉइस्ट सॉइल में ये ग्रो कर रहा है तो हम बोलेंगे हाँ ठीक है, ग्रो इन मॉइस्ट सॉइल। वुडन लॉग्स के ऊपर, ट्री स्टम्प्स में, और अगर ये लिविंग प्लांट बॉडी के ऊपर सर्वाइव, कई बार आपने देखा होगा ना कोई ऐसे ट्री वगैरह है तो जहाँ पे ऐसा एरिया होता है जो उसका कैसा है, मॉइस्ट है, तो कई बार ये ऊपर भी उसके ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये पैरासाइट हो जाएगा। लेकिन पैरासाइट में सबसे ज्यादा नाम किसका है, रस्ट और स्मट्स का है, जो मैं भी आगे जाके आपको इमेज शो करूंगी, तुरंत आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको इसका कॉमन नेम लिखना है। कॉमन नेम में आपने क्या सीखा है, कॉमनली नोन एज मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई और बॉल्स। हैबिटेट moist soil, moist wooden logs, tree stumps and maybe parasitic। जैसी पैरासिटिक की बात आएगी, पैरासाइट बोलने का मतलब है ये अपने आप में हैबिटेट बता रहा है। किसके ऊपर पैरासाइट है, तो प्लांट बॉडीज के ऊपर। फिर अगला जो पॉइंट है जो कि आप हर कैटेगरी में लिखते हैं, माइसीलियम लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, माइसीलियम। तो इसके माइसीलियम को जब आप देखेंगे, इसका माइसीलियम कैसा होगा, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट होगा। माइसीलियम बोलने का मतलब है कि फंजाई के वॉल को अगर माइक्रोस्कोप में ले जाके एनालाइज करें तो आपको क्या दिखेगा। मैं एक बार वापस शो कर देती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों की फर्स्ट क्लास है, उनको माइसीलियम नहीं समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ। देखिए, अगर फंजाई के एक थोड़े से भी पार्ट को ले जाके, मतलब मल्टी सेलर जो इनका स्ट्रक्चर है उसको उठा के ले गए आप माइक्रोस्कोप के अंदर, आपने एनालाइज करना स्टार्ट किया, आपको वहां पे बहुत सारे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे। उसमें से वन थ्रेड को, वन जो थ्रेड है यहाँ पे, उसको हाइफा बोलेंगे, HYPHA। उसको क्या बोलेंगे, हाइफा बोलेंगे। अगर हाइफा का प्लूरल करें तो बन जाएगा HYPHAE, हाइफी बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, हाइफी बन जाएगा। तो इसके एग्रीगेट्स के लिए कोई टर्म देंगे ना, तो इसके एग्रीगेट्स के लिए जो टर्म आता है दैट इज माइसीलियम। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, माइसीलियम बोलते हैं। ठीक है, तो माइसीलियम जब बोला जाता है तो अब यहाँ पे माइसीलियम के टाइप्स की बारी आती है। दो ही है। अच्छी बात ये है कि आपको माइसीलियम की ओनली 2 कैटेगरीज की ही पढ़ाई करनी है, तीसरी कोई कैटेगरी है ही नहीं। तो फर्स्ट जो कैटेगरी है, या फर्स्ट हम इसको, ये फर्स्ट जो आपके पास एसेप्टेट है उसको भी समझ सकते हैं। तो आपके पास जो दो कैटेगरीज है उसमें से अब इस नीचे वाले और इस ऊपर वाले डायग्राम को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। जिन बच्चों ने इसके पहले माइसीलियम नहीं सीखा है, अगर मैं उनसे क्वेश्चन पूछूं, मुझे एक बात बताओ, इस डायग्राम और इस डायग्राम में क्या फर्क है। अभी तुरंत आप आंसर करेंगे कि हमें ऐसा लग रहा है कि अपर वाला जो ये फंजाई का माइसीलियम बना हुआ है, इसमें बीच बीच में ना ऐसे पार्टीशन है, और यहाँ पे बीच बीच में पार्टीशन नहीं है। बिल्कुल सही समझा आपने, मैं वही समझाना चाह रही हूँ। पार्टीशन जो हम बोल रहे हैं, तो ये जो यहाँ पे क्रॉस वॉल्स है, इसके लिए एक वर्ड आता है बायो में जिसको हम लोग सेप्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, सेप्टम। जैसे आप जिस कमरे में बैठे हैं, आप जिस मकान में बैठे हैं, जिस रूम में, तो वहां पे जो दीवारें हैं उन्होंने आपके रूम को सेपरेट करने का काम किया है, तो वो बायो में क्या हो जाएगा, वो सेप्टम हो जाएगा। सेप्टम का जब हम प्लूरल करेंगे तो वो सेप्टा हो जाता है, उसको हम लोग फिर सेप्टा कहते हैं। तो ये सेप्टम अगर प्रेजेंट होगा तब उसको हम नाम देंगे सेप्टेट हाइफी या सेप्टेट माइसीलियम। अगर ये क्रॉस वॉल्स एब्सेंट होंगे तो एक ऐसी कंडीशन बनी जहां पे ये माइसीलियम मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया, क्योंकि इसके बीच में क्रॉस वॉल नहीं है। क्रॉस वॉल नहीं है और मल्टी न्यूक्लिएटेड हो चुका है, तो उसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है, सिनोसाइटिक।
आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सिनोसाइटिक हाइफी, सीधा साधा सा आंसर लिखना है, द हाइफी इन विच क्रॉस वर्ड्स आर एब्सेंट सो बिकम्स मल्टी न्यूक्लिएटेड। जब मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया तो कुछ ना कुछ तो नाम देना पड़ेगा उसको, तो हम इसको सिनोसाइटिक बोलते हैं। बस इतनी सी बात है। दो ही टाइप के फंजाई हैं, अगर क्रॉस वर्ड्स प्रेजेंट है देन सेप्टेट, अगर हम अ लगा देते हैं उसमें असेप्टेट, तो ऑब्वियस है वैसे भी क्या हो जाएगा, वो असेप्टेट बोलने का मतलब ही क्या हो गया कि क्या है वो, वहां पे सेप्टम एब्सेंट है, ऐसे भी समझ सकते हैं आप। तो ये दो टाइप है माइसीलियम का, और मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, काफी आसान सा टॉपिक है। तो ये जो आपके पास है, यही माइसीलियम हर एक फंजाई की कैटेगरी में लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपसे कोई पूछ ले कल को जाके कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई बताओ, तो आपको लिखना है वहां पे माइसीलियम। तो इसका माइसीलियम कैसा होगा? इसका माइसीलियम जो है सेप्टेट एंड ब्रांच्ड होगा, जब देखा जाएगा, एनालाइज किया जाएगा माइक्रोस्कोप के अंदर। तो अब एक अनोखा सा बिल्कुल ही यूनिक पॉइंट ये है, अब बच्चे कहते हैं मैम फिर है क्या इसके अंदर। मैं दोनों स्टेटमेंट आपको लिखवाऊंगी। एक मैं ये भी बताऊंगी असेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली एब्सेंट, ये भी ठीक है। फिर मैं दूसरा स्टेटमेंट दे रही हूँ सेक्सुअल ऑर्गन्स आर आल्सो एब्सेंट। अब यहाँ फंस गया आप। थोड़ा सा मैं ये शुरू वाला लिख देती हूँ, फिर रिटन फॉर्मेट में आपको समझ आएगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, चलिए मेरे साथ साथ लिखते चलेंगे। बेसिडियोमाइसिस, सबसे पहली चीज जो आपने ऑलरेडी सीख रखी है, कॉमन नेम से स्टार्ट करेंगे। कॉमन नेम, कॉमन नेम की जब हम बात करें तो इस कैटेगरी को बिलोंग करने वाले सारे क्या है? मशरूम्स है। इसी को हम ब्रैकेट फंजाई भी कहते हैं। एंड इन्हीं को हम लोग, इसके अपीयरेंस की वजह से ना हम इनको पफ बॉल्स कहते हैं, वैसा ही दिखता है ये, इसकी वजह से हम लोग इनको पफ बॉल्स कहते हैं। ऐसे ऊपर पफ सा है ऊपर से देखने में, तो हमने इसका नाम पफ बॉल्स रख दिया। ठीक है, हैबिटेट आप लिख सकते हैं बिना बताए हुए। हैबिटेट में आपको जितने मॉइस्ट प्लेसेस पता है वो आप लिख सकते हैं, जहां जहां पे आपने फंजाई ग्रो करते हुए, मशरूम को ग्रो करते हुए आपने देखा है। फंजाई क्या होता है? फंजाई, जब आप 5 किंगडम की पढ़ाई करेंगे तो उसमें से एक किंगडम आपके पास फंजाई है। एक किंगडम क्या है? फंजाई है। बहुत अर्लियर क्लासेस से, मेरे ख्याल से 6, 7, 8 से ही जब आप पढ़ते चले आ रहे होंगे, तो उसमें आपको जो ये 5 किंगडम्स है उसमें आपको एक किंगडम क्या दिखता है? फंजाई दिखता है। ये देखिए, जब आप ये टेबल देखेंगे क्लासिफिकेशन का, तो इस क्लासिफिकेशन में आपको 5 किंगडम्स दिखेंगे, ओनली 5 ही हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, हम इसकी पढ़ाई कर रहे हैं अभी, फंजाई, देन प्लांटी एंड देन एनिमेलिया। ठीक है, अभी हम किंगडम फंजाई की पढ़ाई कर रहे हैं, ये बचपन से सुनते आ रहे हैं, कुछ भी नया नहीं है इसमें। बस जो कैटेगरीज है उसको सेपरेट करके मैं आपको बस इतना कह रही हूँ कि हाँ, इसमें से डिफरेंसेस आपको कैसे आइसोलेट करके लिखना है। कुछ भी इसमें नया नहीं है, आप सब जानते हैं। 9th की बुक में जाके अगर थोड़ा आपको ज्यादा बैक जाने का मन नहीं कर रहा, 6, 7 क्लास में जाने का, 9th क्लास की किताब में ढूंढेंगे, बहुत बढ़िया फंजाई लिखा हुआ है, बहुत अच्छा। वहीं से आपको बेस जो है वो समझ आ जाएगा। ठीक है, और सबसे अच्छा तरीका ये है कि 1 बाय 1, अगर आपके दिमाग में ये बात होगी कि हम आगे से आगे कवर करते चले जाए, बैक वाला हम नहीं देखे तो मुश्किल हो जाएगा। आपके पास सबसे बड़ा और सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये है, रिकॉर्डिंग्स आपके पास अवेलेबल है, उसको देखेंगे जरूर।
रिवाइज करने में अगर आपके पास जो 1.5 घंटे का 1 घंटे का जो लेक्चर है उसको 10 मिनट में कोई टीचर रिवाइज नहीं करा सकते, दैट्स इम्पॉसिबल। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपके पास जो प्रीवियस लेक्चर्स अवेलेबल है उसको देखना स्टार्ट करें। उसके बाद एक भी क्वेश्चन ना आपके पूछने के लिए बचेगा ही नहीं, ठीक है, उसको देख लेंगे ध्यान से। हैबिटेट देखिए आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, हैबिटेट मतलब ये कहाँ पाया जाएगा। तो हैबिटेट आपको कैसा दिख रहा है, ये मॉइस्ट सॉइल में पाया जाएगा, ग्रो इन मॉइस्ट सॉइल, ये मॉइस्ट सॉइल में पाया जाएगा। वुडन लॉग्स पे पाया जाएगा, ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स, ठीक है, ये हो गया। माइसीलियम की बात करते हैं हम लोग, सबसे इंपॉर्टेंट, ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, माइसीलियम। ये जो आपके पास माइसीलियम है, एक ही सिर्फ फर्स्ट कैटेगरी थी फाइकोमाइसिट्स की जो कैसा था आपके पास, असेप्टेट था, बाकी के 3 जो बच गए वो सेप्टेट है, ये बहुत अच्छी बात है। एंड ब्रांच्ड, ब्रांच्ड तो सारे ही होंगे, ब्रांचिंग तो सब में ही अवेलेबल है, ठीक है, ये हो गया। फिर जब हम बात करेंगे यहाँ पे, अच्छा इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट लेंगे क्योंकि अभी नेक्स्ट पेज पे ना इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मैं आपको समझाने जा रही हूँ, जो कि बेसिकली मुझे समझाना था बट अचानक से एक साथ लिखने का वर्क होता तो आपको बहुत ज्यादा हेक्टिक लगता, तो मैंने ये छोटा सा 3 पॉइंट जो यहाँ पे मेंशन कर दिया। हो गया ये, आगे चले हम लोग। अब ये जो आपके पास क्या है, बेसिडियोमाइसिस है, फटाफट समझते चलिए। इसके मैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रही हूँ, या ऐसे नॉर्मली हम लोग रिप्रोडक्शन लिखते हैं, इससे भी समझ आएगा। तो बेसिडियोमाइसिट्स में आपको एनालाइज क्या करना है, रिप्रोडक्शन, किस चीज की पढ़ाई करनी, क्या सीखना है आपको, रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो क्या ऐसा यूनिक है जिसकी वजह से अलग से मैं आपको यहाँ पे सिखा रही हूँ रिप्रोडक्शन, तो यूनिक ये है, एक जो फ्रेगमेंटेशन वाला है उसको तो एज इट इज छोड़ देना है, मतलब बोलने का क्या मतलब हुआ, फ्रेगमेंटेशन इस पूरे अर्थ पे, इस पूरे वर्ल्ड में इजीएस्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। फ्रेगमेंट मतलब पीसेस, टुकड़े, और फ्रेगमेंटेशन है आपके पास, क्या है, फ्रेगमेंटेशन है। तो ये जो फ्रेगमेंटेशन है उसमें सिर्फ इतनी बात आपको याद रखनी है कि कोई अगर एक ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है, प्लांट में एल्गी की बात मैं कर रही हूँ, या अभी अगर फंजाई है, तो ये इजीएस्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे किसी भी पार्टनर की, अनदर पार्टनर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम लोग बोलते हैं कि वेजिटेटिवली, तब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, वेजिटेटिवली, बिकॉज देयर इज नो एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनी अनदर काइंड ऑफ सेक्स सेल और गेमीट और पार्टनर, ठीक है। तो वेजिटेटिवली कैसे ग्रो करे, फिर ये क्या करेगा, ये तो वेजिटेटिवली ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ग्रो करेगा। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है जितने पीसेस करेंगे उतने ऑर्गेनिज्म को आप फॉर्म होता हुआ देख सकते हैं, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। ये क्या हो गया, वेजिटेटिवली कैसे ग्रो करेगा, फ्रेगमेंटेशन से ग्रो करेगा, ठीक है। तो ये बस इतना ही है, वेजिटेटिवली कैसे ग्रो करेगा, फ्रेगमेंटेशन से। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, तो जितने पीसेस करेंगे उतने ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होते हैं, ये ओवर। फंसेंगे आप कहाँ, अब ये जो 2 केस बचा ना, पहले मैंने अगर बात करी इसके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, तो
जो असेक्सुअल स्पोर्स हैं, जैसे जब मैं आपको पढ़ा रही थी पेनिसिलियम नोटाटम वगैरह, तो उसमें मैंने आपको बताया था उसमें असेक्सुअल स्पोर क्या है, उसका कोनिडिया है। तो यहाँ पे असेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली एब्सेंट, नहीं पाया जाएगा इसमें। असेक्सुअल स्पोर की जब हम बात करें तो जनरली क्या है, इसमें नहीं पाया जाता। ये ठीक है, यहाँ तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों को टेंशन तब होती है, कहते हैं कि वेजिटेटिवली तो खैर सब में हो ही रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, असेक्सुअल स्पोर भी नहीं पाया जा रहा है। फिर अभी मैं एक नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखने वाली हूँ कि सेक्सुअल सेल भी नहीं होंगे इसमें। फिर क्या होगा, वही वहां फंसीएगा ना, वहां पे कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट होता है। तो यहाँ पे फिर मैंने लिख दिया नेक्स्ट पॉइंट जो है, सेक्स सेल्स आर एब्सेंट, द सेक्स सेल्स आर एब्सेंट। ये भी नहीं है, फिर क्या है ना। अब क्वेश्चन बना ना, मैंने बोला पहले, मैंने आपको कौन सी बात बताई, वेजिटेटिव तो खैर सब में होगा, वेजिटेटिव में तो कहीं कुछ है ही नहीं, फंजाई है। तो फंजाई के आप जितने टुकड़े, जितने पीसेस करेंगे, उसको उठा के इधर उधर ले जाके मॉइस्ट कंडीशन में छोड़ देंगे, तो वो क्या करेगा, अपने आप को ग्रो करा लेगा। लेकिन अगर हम असेक्सुअल स्पोर की बात करें, असेक्सुअल स्पोर के बारे में कोई आपसे पूछ रहा है कि बताओ क्या जानते हो इसके बारे में, आप बोलिएगा नो, असेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली एब्सेंट। फिर बात करेंगे सेक्स सेल्स के बारे में, हम बोलेंगे नो, सेक्स सेल्स आर नॉट देयर। फिर क्या होगा, क्वेश्चन तो ये बनता है ना। अब यहाँ पे जो है ना, अब स्टोरी में ट्विस्ट आने वाला है ना। तो अभी आपको बात कौन सी याद रखनी है, मैंने आपको सिखाया है ना, तो इसके पास असेक्सुअल स्पोर है, ना इसके पास सेक्सेस, बोलने का मतलब है मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, एक्स वाई जेड, ये सब हम कुछ पढ़ने वाले है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो है वो टर्निंग पॉइंट आएगा फंजाई को समझने में, जो बच्चों को समझ नहीं आता, जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैंने आपको ये चीजें जो सिखा रखी है, इसका लेंगे स्क्रीनशॉट, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे कॉपी में, एज इट इज, जैसे जिस फॉर्मेट में है वैसे ही लिखना है आपको। बहुत ज्यादा स्टेटमेंट लेक्चर मैंने नहीं लिखा है, ये लिखा है। हाँ, इसके आगे की जो कहानी है प्लाज्मोगेमी की, वो मैं सिखाने वाली हूँ आपको। किसी को कुछ पूछना है? चलिए आगे देखिए। आपके पास ना बायो में दो टर्म है जो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, जब से बायो सुन रहे हैं ना, तब से सुन रखा है आपने। अगर मैं बोलूँ फर्टिलाइजेशन, आपने सुना है नहीं सुना है, बहुत ही कॉमन वर्ड है, हर बच्चे ने सुन रखा है। तो अब ये जो टर्म है आपके पास फर्टिलाइजेशन, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, अभी मैं आपको एक चीज समझा रही हूँ पहले। एक टर्म है आपके पास फर्टिलाइजेशन, दूसरा टर्म है आपके पास, और लिखा रहता है, इससे मैं भी लिख रही हूँ, और दूसरा टर्म है आपके पास फ्यूजन। आप में से किसी बच्चे को पता है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड फ्यूजन? फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन में क्या डिफरेंस है, पता है किसी को? मैम फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ऑलरेडी जो गैमेट्स होते हैं वो फ्यूज हो चुके होते हैं, जबकि फ्यूजन में वो एक स्टेट में होता है कि वो फ्यूज करने वाले हैं। देखिए ऐसा नहीं है, फ्यूजन एक इंग्लिश का टर्म है, फ्यूजन कहीं भी हम यूज कर सकते हैं, फ्यूजन। अब ये जो फ्यूजन है ना, वो हम यहाँ यूज करेंगे। मैंने क्या बोला था, बच्चे फंसते कहाँ है, यहाँ फंसते हैं, क्योंकि अभी अभी हमने खुद ही लिखा है द सेक्स सेल्स आर एब्सेंट, लिखा ना। अब एक इस पॉइंट को देखिए और इसको देखिए ध्यान से।
फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन लिखा जाता है किताबों में, नो डाउट, बुक्स में मेंशन करा होता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बट फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन में फर्क ये है कि जब फ्यूजन की बात करी जाए तो फ्यूजन में हम किसी भी सेल को भी फ्यूज करा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक सेल दूसरे सेल के कांटेक्ट में आते के साथ ही फ्यूज कर गया। पहले इसमें क्या हुआ, प्लाज्मोगेमी हुआ, फिर इनका न्यूक्लियाई जो ये भी फ्यूज कर गया, कैरियोगेमी हुआ। ठीक, सवाल ये उठता है कि जब अभी हमने खुद ही स्टैंप लगा दिया इसके ऊपर, सेक्स सेल्स आर एब्सेंट, मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या हम फर्टिलाइजेशन टर्म यूज कर सकते हैं? क्या बच्चा भी बता सकता है? नो। जब हम बोल रहे हैं कि सेक्स सेल्स आर एब्सेंट, आपने इतने ध्यान से कभी नहीं सोचा होगा, लेकिन अब सोचिएगा जरूर। जो बचपन से आज तक आपको बार बार फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन लिखवा दिया जा रहा था, तो बच्चों के दिमाग में ये बात बैठ जाती है, दैट मीन्स कि फ्यूजन इज द सिनोनिमस टर्म फॉर फर्टिलाइजेशन। लेकिन अब यहाँ पे ये बायोलॉजी जो है ये अलग करने जा रहा है दोनों को। अगर ऐसा हो कि ये रेड वाला जो है ये सेल किसी एक फंजाई का हो और ये ग्रीन वाला सेल किसी दूसरे स्ट्रेन के, मतलब दूसरी वैरायटी के फंजाई का हो, दोनों कांटेक्ट में आए, एक पॉइंट टू बी नोटेड दैट the red one is not male gamete and the green one is not female gamete, or the green one is not male gamete or the red one is not female gamete। मतलब ये कोई मेल गेमेट फीमेल गेमेट है ही नहीं, सिर्फ सेल है। ये क्या है? ओनली सेल। तो सेल के कांटेक्ट में आते के साथ इनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गया। हमने तो स्टैंप लगाया ना अभी अभी, तभी मैंने इसको समझाने के पहले आपको बार बार ये बात रिपीट करी है, द सेक्स सेल्स आर एब्सेंट, द सेक्स सेल्स आर एब्सेंट। मैंने बार बार ये बात रिपीट करी, अभी भी मैं वापस बोल रही हूँ। तो जब बेसिडियोमाइसिट्स की आप पढ़ाई करेंगे ना, आज तक दुनिया में कोई ऐसी बुक प्रिंटेड नहीं हुई जो लिख दे कि बेसिडियोमाइसिट्स में फर्टिलाइजेशन हो रहा है। नेवर। फ्यूजन लिखा जाएगा। अब समझे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? मैंने आपसे पूछा था अभी जस्ट स्टार्ट करने के पहले, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड फ्यूजन। किसी टीचर से जाके पूछिएगा तो बोलेंगे 100% दोनों सेम ही। अरे भाई सेम है तो बेसिडियोमाइसिट्स में लिख के दिखाओ फर्टिलाइजेशन। नहीं सेम है, दिस टू टर्म्स आर नॉट सेम, ये सिनोनिमस टर्म्स नहीं है। फर्टिलाइजेशन टर्म किसी चीज के फ्यूज करने के लिए हम तब इस्तेमाल करेंगे, तब यूज करेंगे जबकि वहां पे गारंटी होगी कि वन जो है वो मेल गेमेट होगा और वन जो है वो फीमेल गेमेट होगा, तब यूज करेंगे, ऐसे नहीं यूज करेंगे हम। लेकिन क्योंकि यहाँ पे दो चीजें मर्ज हो रही हैं, मिल रहा है, तो एक इंग्लिश का टर्म है फ्यूजन। क्या टर्म है यहाँ पे? फ्यूजन। तो हमने बोला कि मेल और गेमेट फ्यूज, मेल और फीमेल गेमेट फ्यूज कर रहे हैं तो इसको हम फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। लेकिन मेल और फीमेल गेमेट फ्यूज नहीं कर रहे हैं तो हम फर्टिलाइजेशन नहीं बोलेंगे। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है किसके बीच में? फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन के बीच में। बचपन से आप दोनों टर्म पढ़ते आ रहे हैं लेकिन आपको आज तक दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं पता था। रीजन ये है कि कभी आपने इसको ध्यान से एनालाइज नहीं किया होगा। तो आज आपको कौन सी बात समझ आई कि अगर फर्टिलाइजेशन टर्म की बात करी जाएगी तो मतलब आपको वहां पे गारंटी देनी पड़ेगी कि वन इज मेल गेमेट एंड अनदर वन इज फीमेल गेमेट। लेकिन फ्यूजन बोल रहे हैं, क्या प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन नहीं हो सकता? क्या होगा, लैब में भी कराया जाता है। न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होगा? क्या होगा, वो भी कराया जाता है। प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में तो बहुत ज्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसका, और वहां हम लिखते भी हैं कि फर्टिलाइजेशन नहीं कराया जा रहा वहां पे। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन के बारे में। अगर आप ये समझ चुके हैं तो अब आपको जाके बेसिडियोमाइसिट्स समझ आएगा, ठीक है? क्योंकि हमने बोल दिया सेक्स सेल्स आर एब्सेंट, इस बात को बार बार रिपीट कर चुकी हूँ मैं, तो आपके दिमाग में ये बात बैठ गई होगी कि सेक्स सेल्स आर एब्सेंट बट फ्यूजन अकर्स। अब आगे की कहानी सुनिए। क्या होता है अगर एक स्ट्रेन मतलब वैरायटी का एक एक टाइप ऑफ फंजाई का एक सेल और दूसरी वैरायटी के दूसरे फंजाई का एक सेल, दोनों आपस में फ्यूज कर जाए, अभी हम फ्यूजन बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन नहीं बोलेंगे। फर्टिलाइजेशन बेसिडियोमाइसिट्स में कभी नहीं बोलेंगे। बात समझ आई? तो आपको इससे आज की बेसिक क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड फ्यूजन, ठीक है? तो हम यहाँ पे फ्यूजन बोलेंगे बट फर्टिलाइजेशन नहीं बोलेंगे। कई बार बच्चे एग्जाम में लिखते हैं फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन बिटवीन, तो मैं काट देती हूँ। बच्चे बोलते हैं मैडम आपने क्रॉस कर दिया, हमने तो सही लिखा था। मैंने बोला तुमने सही नहीं लिखा, गलत लिखा तुमने। गलत कैसे हो गया? क्योंकि फर्टिलाइजेशन तब होता है जब यहाँ पे मेल और फीमेल सेल होते हैं।
तो ये डिफरेंट स्ट्रेन के हैं, डिफरेंट वैरायटी के हैं, इनके बीच में फ्यूजन हो गया। फ्यूजन हो गया तो क्या हो गया? फ्यूजन हुआ तो ये तो मैंने एक रेफरेंस डायग्राम निकाला है। आगे की स्टोरी ये है कि ये नीचे वाला जो आपको दिख रहा है कैरियोगेमी नहीं होगा, कैरियोगेमी नहीं होगा। अब आपको समझ आएगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो कैरियोगेमी नहीं होगा तो क्या होगा फिर? कैरियोगेमी जब नहीं होगा तो ये बेचारा जो है ये जिंदगी भर कैसा रह जाएगा? ये कैरियन मीन्स न्यूक्लियस होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि एक बात बताओ, कैरियन का क्या मतलब समझते हो? KARYON, कैरियन मतलब न्यूक्लियस होता है। कैरियन मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो कैरियन मतलब जब न्यूक्लियस होता है तो न्यूक्लियस के फ्यूजन को कैरियोगेमी बोलते होंगे, ठीक है, कैरियोगेमी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे कैरियोगेमी नहीं हो पाता, कैरी अभी नहीं हो रहा है। कैरियोगेमी जब नहीं हुआ तो उसकी वजह से क्या होगा? डाई मतलब टू, कैरियोटिक। अब देखिए, अब आप इसका मतलब खुद ही बता सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया डाई कैरियोटिक टू। डाई कैरियोटिक जब लिखा है तो DI डाई मीन्स टू और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म फ्यूज किया था लेकिन इसका न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं किया तो एक डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर बन गया। एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया जिसके पास दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, जिसके पास क्या है? दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। तो ये जो रिजल्टेंट डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर है ना, ये आगे जाके, अभी मैं लिख नहीं रही हूँ, समझाने वाला काम मैं कर रही हूँ, तो इसमें से आपको कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं लिखा दूंगी आपको। ये जो बनेगा कुछ नाम देना पड़ेगा ना। डाइकैरियोटिक इज अ साइंटिफिक टर्म फॉर द स्ट्रक्चर विच कंटेन्स टू न्यूक्लियाई। ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर जिसके पास दो न्यूक्लियाई है हम उसको डाइकैरियोटिक बोल सकते हैं। कोई कॉपीराइटेड नहीं है बेसिडियोमाइसिट्स के लिए, लेकिन बेसिडियोमाइसिट्स के लिए कॉपीराइटेड टर्म क्या हो जाएगा फिर? तो वो जो डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर बना बेसिडियम है वो। अगर एक सिंगुलर बोलना चाहते हैं तो बेसिडियम है, अगर आप एक से ज्यादा बोलना चाहते हैं तो बेसिडिया है। फिर से वापस बोलूं, देखिए फिर से बोल रही हूँ। मैंने आपको ये बोला कि बेसिडियोमाइसिट्स के केस में फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। बार बार क्रॉस करके इसलिए रखा हुआ है कि कभी जिंदगी में गलती से भी फर्टिलाइजेशन ना लिख के आएंगे एग्जाम में, ना आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें मार्क करेंगे। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स फर्टिलाइजेशन एंड फ्यूजन। ठीक है, दोनों के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। तो फिर स्टोरी क्या है? फिर टू डिफरेंट स्ट्रेन्स के फंजाई के सेल कांटेक्ट में जब आते हैं तो उनके प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो जाता है। व्हाट इज दिस? प्लाज्मोगेमी, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। व्हाट इज दिस? प्लाज्मोगेमी, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो प्लाज्मोगेमी इज ब्राउट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स। वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि ना तो कोई मेल गेमेट है ना कोई फीमेल गेमेट है। वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल ना तो कोई मेल गेमेट है ना कोई फीमेल गेमेट है, यहाँ पे सेल सेल के बीच में फ्यूजन करा रहे हैं। ठीक है, लेकिन हाँ ये बात है कि दोनों डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ फंजाई है, अलग अलग वैरायटी है। दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अ डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर, जिसने एक ऐसे स्ट्रक्चर को बनाया जिसके पास दो न्यूक्लियस है। आगे जाके इसने क्या किया? बेसिडियम बनाया। क्या किया इसने? बेसिडियम बनाया। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक जो मैंने आपको समझाया है क्लियर है सबको? मैम मुझे एक डाउट था यस मैम। कि मेल और फीमेल का जो फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो फिर दो अलग जो सेल है मतलब सेल है उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है कि मतलब वो अलग ही सेल होंगे या फिर सेम टाइप के सेल भी फ्यूजन करते हैं? उनका जीनोटाइप अलग होता है, जेनेटिक मेकअप अलग। जेनेटिक मेकअप जो है ना, जीनोटाइप वो अलग होता है। जैसे आपके फिंगर का जो सेल है और किसी दूसरे पर्सन के फिंगर का जो सेल है वो जर्म सेल्स नहीं है, सोमैटिक सेल्स हैं। क्या है वो? सोमैटिक सेल है। कल को जाके कोई लैब में उन दोनों का फ्यूजन करा दे
तो हम उसको फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, यस और नो? सोच के देखिए, मेरा क्वेश्चन समझ आया? मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि सपोज कीजिए कोई एक पर्सन है, उसके फिंगर का कोई सेल है, दूसरे पर्सन के फिंगर का कोई सेल है, उसके बीच में हम फ्यूजन करा दे तो उसको फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, यस और नो? नो मैम। नहीं बोलेंगे। समझ आ गई मेरी बात? यस मैम। और कोई डाउट किसी को? नो मैम। चलिए, आप इसको, जो मैं इतने देर से आपको समझा रही हूँ, अब उसको हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, तो ये जो आपके पास है, ये नीचे वाला तो मैं खैर हटा ही देती हूँ, ये जो आपके पास ये अवेलेबल है, क्योंकि अभी हमें डायकैरियोटिक स्ट्रक्चर रखना है। क्या रखना है? रेफरेंस डायग्राम है, ठीक है, समझने के लिए कोई बुराई नहीं है, कम से कम प्लाज्मोगेमी तो समझ आ जाता है बच्चों को इससे। तो अब हम लोग स्टोरी क्या सीख रहे हैं, कहानी किसकी सीख रहे हैं? बेसिडियम की फॉर्मेशन की। क्या सीख रहे हैं आप कि भाई ये बेसिडियोमाइसिस 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 जो इतने देर से आप सुन रहे थे, होता क्या है, ठीक है? तो फिर मैं वहीं से कहानी स्टार्ट करनी, ताकि आपको ये पेज देखने के बाद याद आ जाए कि मैं क्या बोलना चाह रही थी। तो मैं वापस लिख रही हूँ यहाँ पे कि द सेक्स सेल्स आर एब्सेंट इन बेसिडियोमाइसिस। नहीं है इसमें, नहीं है तो क्या होगा? अब आगे जाके आपको स्टोरी को क्लियर करने में आसानी हो जाएगी। पहले आपने इंट्रोडक्शन में बता दिया सेक्स सेल नहीं है, फिर क्या होगा? प्लाज्मोगेमी होगा। फिर क्या होगा? प्लाज्मोगेमी होगा, ठीक है? जो बच्चे मतलब न्यू है और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है, उनके लिए मैंने यहाँ पे विद इन ब्रैकेट डाल दिया फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, बस यही, और कुछ नहीं है। दो सेल का जब प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर जाता है उसको प्लाज्मोगेमी कहते हैं। प्लाज्मोगेमी दैट मीन्स की फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज brought about by फ्यूजन लिखेंगे, फर्टिलाइजेशन नहीं लिखेंगे। अब रीजन समझ आ गया सबको, है ना? क्योंकि यहाँ पे देखिए वार्निंग के तौर पे हमने लिख दिया ना सेक्स सेल्स आर एब्सेंट। तो प्लाज्मोगेमी मतलब फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज ब्राउट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव। भी एक वार्निंग के तौर पे यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। क्यों इसलिए यूज कर रहे हैं? ताकि बच्चा कहीं ये ना समझे कि मेल फीमेल गमेट उठ के आ गया। वेजिटेटिव और सोमैटिक इसी को कहते हैं, वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स और स्ट्रेन्स का मतलब आप पूछते ना, तो मैंने यहाँ पे टाइप्स भी लिख दिया, ऑफ डिफरेंट टाइप्स और स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स। जिनके जीन अलग अलग हो ना, उनको कहते हैं कि वो जेनेटिकली डिफरेंट है। क्या हुआ? सेक्स सेल नहीं है, नहीं है तो क्या हुआ? प्लाज्मोगेमी हुआ। किसमें प्लाज्मोगेमी कराया आपने? ऐसे फंजाई के बीच में कराया जहां पे दोनों की वैरायटीज जो है वो अलग अलग है। तो अलग अलग है तो उससे क्या होगा? एक स्ट्रक्चर बनेगा। तो जो स्ट्रक्चर बना है, ये नीचे वाले को ध्यान दीजिए, द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज डायकैरियोटिक, मतलब दो न्यूक्लियाई है इसके पास। तो फिर आगे हम लोग लिखते हैं द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डायकैरियोटिक। कैसा है ये? डायकैरियोटिक है। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डायकैरियोटिक। नहीं समझ आएगा तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टू न्यूक्लियाई, ये भी लिख दिया मैंने। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डायकैरियोटिक मतलब क्या है? इसके पास टू न्यूक्लियाई है, ठीक है? कुछ नाम होगा इसका। तो यही आगे जाके मेच्योर होके क्या बनाएगा? बेसिडियम बनाएगा, विच अल्टीमेटली
gives rise to बेसिडियम, यहीं से नाम आया इसका। और अगर आप इसका प्लूरल करना चाहते हैं तो बेसिडिया लिख लेंगे, बस हो गया। क्या बनाया इसने? बेसिडिया। अब अगर कोई आपसे पूछे कि एक बात बताओ, बेसिडियोमाइसिट्स पढ़े हो? आप बोलेंगे हाँ पढ़ा है हमने। फिर आपसे पूछा जाएगा बताओ बेसिडिया या बेसिडियम कैसे बनता है? आप बोलेंगे हमें नहीं पता। तो फिर क्या फायदा ऐसे पढ़ने का? तो आपको क्या समझाना है, फिर से रिपीट कर रही हूँ वापस। मैंने क्या बोला कि दो डिफरेंट टाइप की वैरायटी के फंजाई के सेल के बीच में जब फ्यूजन होगा, मैंने गैमेट नहीं बोला, सिर्फ सेल बोला, डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ सेल है यहाँ पे। तो जब उनके बीच में फ्यूजन होगा तो उसका न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं होगा, तो एक डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर बनेगा दैट अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडिया। वो क्या करेगा? बेसिडिया और बेसिडियम बनाएगा। समझ आया सबको? क्या बनेगा? बेसिडियम बनेगा। क्या बनेगा? बेसिडियम बनेगा। बेसिडियम कैसे बनेगा? समझ आया सबको? मैम चलिए, अब ये जो बेसिडियम है आपके पास, अभी अभी जो मशरूम तो खैर था ही आपके पास, एक उसको भी हम लोग इसके पैरेलल में रख लेते हैं। मैं जो बोलना चाहती हूँ, देखिए ये तो वही मशरूम है, तो आपको आसानी हो जाएगी समझने में। इसमें देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। जब भी कभी आपने मशरूम को ना ऐसे इसके नीचे वाले साइड में, ये जो है यहाँ पे, ये देखा है आपने? नोटिस करा है? कभी नहीं किया होगा तो इसमें देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया उम्दा दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। और ये रहा आपके पास वो डायग्राम जो कि बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला है आपके लिए। देखिए, तो यहाँ पे जब आप देखेंगे, एक और है इमेज, एक और मैं आप शो करती हूँ आपको। तो एक्सोजेनसली, नॉट एंडोजेनसली, एक्सोजेनसली मतलब बाहर, एक्सोजेनसली मतलब बाहर होता है, अंदर नहीं बनेंगे इसके। इस मशरूम के जो बेसिडिया है वो कहाँ फॉर्म होते हैं? बाहर फॉर्म होते हैं। चलिए अब समझिए ध्यान से। अभी अभी जो मैंने आपको पूरी स्टोरी सुनाई ना, तब से लेके अभी तक मैं जो आपको समझा रही थी, सिखा रही थी, वो अभी तक यहाँ तक पहुंचे हम लोग, इस बेसिडियम तक पहुंचे। कहाँ तक पहुंचे? इस बेसिडियम तक की पढ़ाई आप कर चुके हैं। अब अगर उसके आगे की बात करें तो ये जो मशरूम है, यहाँ देखिए, इसको समझिएगा अभी ध्यान से मैं क्या बोल रही हूँ। अब जैसे ये डायग्राम है आपके पास, आपको कुछ भी नहीं करना, अभी सिर्फ इतनी बात याद रखनी है। अच्छा, इसको और इधर शिफ्ट करते हैं, फिलहाल इन दोनों को कंपेयर करते हैं। कि एक रहा ये आपके पास स्ट्रक्चर, तो ये जो अरेंज है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे ऐसे 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 जो अरेंज है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? गिल्स कहते हैं। ये वो फिश वाला गिल नहीं है, ये इसका गिल है। ठीक है, आपकी बुक में नहीं लिखा बट ठीक है, कॉमनली ऐसे देखने में क्या कहते हैं? गिल्स कहते हैं। इसी के अंदर जब और ध्यान से एनालिसिस करेंगे तो ये देखिए, जो अभी ठीक इसके ये लोअर साइड में जो एक डायग्राम अवेलेबल है, जिसमें समझाने के लिए मैं आपको बताऊंगी
कि ये एक बेसिडियम, और प्लूरल बोलना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे आपको समझाया बेसिडियम, ठीक है। तो ये जो बेसिडिया है, तो ऐसा तो नहीं है कि ये जो पूरा है इसको कवर आप हटाइएगा तो अंदर जाके कहीं पे बना है ये बेसिडियम। बेसिडियम ये कैसे फॉर्म होता है? एक्सोजेनसली फॉर्म है। कैसे फॉर्म है ये? एक्सोजेनसली फॉर्म है। आपसे अगर कल को जाके कोई पूछे कि एक बात बताओ, बेसिडियोस्पोर कैसे बनते हैं, एक्सोजेनसली बनते हैं, एंडोजेनसली बनते हैं? तो एक्सोजेनसली बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेसिडियोस्पोर्स फॉर्म होते हैं, एक पे हमेशा सिर्फ 4 दिखाया जाता है। एक पे हमेशा, यहाँ पे थोड़ा सा ये मर्ज कर गया है, इसकी वजह से जब भी होगा तो एक पे सिर्फ 4 दिखाया जाता है। मेरा पर्पस सिर्फ आपको इतना समझाना और इतना सिखाना था कि आपको बस एक बात समझ आए कि जो मशरूम के इमेज को बचपन से आपने देख रखा है, एक्चुअली उसमें इसके लोअर पार्ट में जो इतने सारे गिल्स अवेलेबल हैं, उसी के बीच बीच में ऐसे जो बेसिडियम है ये फॉर्म होता है और बेसिडिया फॉर्म होते हैं। दोनों बातें मैं बोल रही हूँ, एक है तो बेसिडियम, एक से ज्यादा है तो बेसिडिया, ये फॉर्म होगा। फिर आगे जाके ये मियोसिस करेगा। अभी अगर बिल्कुल जीरो लेवल पे मैं आपको एक बात समझाऊं, मियोसिस मैंने बोला है तो सिर्फ इतनी बात याद रखेंगे कि इस पूरी दुनिया में 2 ही टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, एक माइटोसिस और दूसरा मियोसिस। एक माइटोसिस और दूसरा क्या है? मियोसिस है। जब हम माइटोसिस की बात करें तो अगर आपका एक फिंगर कट हो गया, कहीं पे आपकी उंगली कट गई, तो आप देखेंगे बिल्कुल वैसे ही सेल ने उसकी हीलिंग कर दिया। फिर ऐसा थोड़ी कि कुछ अलग से बन के वहां पे हील हो जाता है, नहीं। जब फिंगर कट होता है तो वहां पे हीलिंग हो जाती है। तो दैट इज माइटोसिस। वो क्या है? माइटोसिस है। लेकिन आगे जाके मैं आपको पढ़ाऊंगी कि जो स्पर्म और ओवम फॉर्म होगा उसमें मियोसिस होगा। अब एक सेल जो स्पर्मेटोगोनिया का, कितने स्पर्म बनाएगा? तो 4 स्पर्म बनाएगा। क्यों 4 बना रहा है? क्योंकि मियोसिस हो रहा है। ठीक उसी तरीके से कोई आपसे पूछे बताओ एक बेसिडियम कितने बेसिडियोस्पोर बनाएगा? तो 4 बनाएगा। कितने बनाएगा? 4 बनाएगा। एक बेसिडियम कितने बेसिडियोस्पोर बनाएगा? 4 बनाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? नेम द टाइप ऑफ सेल डिवीजन विच इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ बेसिडियोस्पोर्स। तब हम लोग वहां पे जाके क्या बोलेंगे? मियोसिस। ये सब के सब यहाँ पे मतलब कीवर्ड्स ही हैं। सेल डिवीजन कौन सा लग रहा है? मियोसिस। ये भी 5 स्टार क्वेश्चन। मैं आपसे पूछूं 100 बेसिडियम से कितने बेसिडियोस्पोर बनेंगे? तो 1 से 4 बनता है, तो 100 से 400 बनेंगे। ये भी नीट का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अगर आपसे ऐसे जनरल नॉलेज के तौर पे पूछा जाए कि हाउ मेनी बेसिडियोस्पोर्स आर फॉर्म फ्रॉम वन बेसिडियम? 4। मतलब 1 से 4 फॉर्म होगा, 1 से 4 फॉर्म होगा। कभी गलती से भी 2 नहीं लिखना। बस इतनी बात आपको समझनी है कि जब कभी भी कहीं भी किसी भी चीज के अंदर मियोसिस होगा तो 4 सेल्स बनेंगे, ठीक है। अभी हम लोग एवरेज बात कर रहे हैं, आगे जाके यूजेनेसिस आएगा तो वहां पे कंडीशंस डिफरेंट हो जाएंगे। अभी मैं आपको क्या सिखा रही हूँ? एज अ जनरल नॉलेज जो है उसकी बात मैं आपको सिखा रही हूँ, ठीक है। तो ये जो है आपके पास क्या है? बेसिडियम है। बेसिडियम कितने स्पोर्स बनाएगा? तो 4 बनाएगा। उन स्पोर को क्या बोलेंगे? तो बेसिडियोमाइसिस पढ़ रहे हैं तो बेसिडियोस्पोर्स बोलिए। अब ये बेसिडियोस्पोर्स कैसे बन रहे हैं? एंडोजिनसली बन रहे हैं कि एक्सोजिनसली बन रहे हैं? तो हम लोग बोलेंगे एक्सोजिनसली बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं? एक्सोजिनसली बन रहे हैं, ठीक है। और अब क्या स्टोरी बच गई कि ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ऊपर वाला ऐसे छाते की तरह जो स्ट्रक्चर अम्ब्रेला लाइक जो बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो आपके पास क्या है? बेसिडियम, बेसिडियम, बेसिडियम। तो these basidia are arranged on a special type of fruiting body that is known as basidiocarp. इसका नाम, फ्रूटिंग बॉडी का नाम क्या हो जाएगा? बेसिडियोकार्प। बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, कहीं पे भी अगर CARP कार्प टर्म आता है मतलब हम फ्रूट को बोलना चाहते हैं। किसको बोलना चाहते हैं हम लोग? फ्रूट्स को बोलना चाहते हैं। फ्रूट्स के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं बेसिडियोकार्प। क्या यूज करते हैं? बेसिडियोकार्प, ठीक है। ये स्टोरी समझ आई सबको? मैंने अब जाके आपका जो इसका फिजियोलॉजी जो था वो मैंने कंप्लीट करा बेसिडियोमाइसिस का। इतनी बात मेरी समझ आई सबको? क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछेंगे, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगी। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल रिप्लाई करेंगे उधर से। यस मैम। चलिए,
बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आपने सीखा है। जब अगर आप इसको याद रखते हैं तो आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके जो बैचमेट्स हो ना उनसे पूछ के देखिएगा। अगर आपने पूछा कि एक बात बताओ, 1 बेसिडियम से कितने बेसिडियोस्पोर बनेंगे, पहली बात तो उस बच्चे को यही समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। एक है तो एक ही बनेगा, या एक है तो 2 बनेगा अगर वो सेल डिवीजन को याद करेगा। बट एक से यहाँ पे 4 बन रहे हैं। क्यों 4 बन रहे हैं? क्योंकि मियोसिस हो रहा है। अब जब मियोसिस हो रहा है तो जो बेसिडियोस्पोर यहाँ पे बने हैं, क्या बने हैं? बेसिडियोस्पोर बने हैं। तो यही बेसिडियोस्पोर्स जो है आगे जाके जब इनका डिस्पर्सल होगा, जहां जहां पे ये जाके गिरेगा वहां वहां पे ये क्या करेगा, नया मशरूम ऐसे अराइज होके बनाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये डायग्राम बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अमेजिंग है। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे तब मैं आगे बढ़ती हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए इस पेज का, बहुत बढ़िया। ये जो लेफ्ट साइड वाला है इसको कॉपी में एज इट इज जैसे है ना वैसे फोटो कॉपी करके बना लेना है। हाथ से बनाना। एग्जाम में जब कभी पूछा जाएगा बेसिडियोस्पोर, बेसिडियम, बेसिडियोमाइसिट भी क्यों ना नोट लिखने को दे दिया जाए, आप इस इमेज को जरूर बनाएंगे। नीट के एग्जाम में बहुत क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। पास्ट ईयर के क्वेश्चन टर्न करके देखेंगे आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट था किसका? बेसिडियोस्पोर्स का। चलिए फटाफट कुछ की पॉइंट्स नोट कीजिए। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर है उसको हमने बेसिडियम और बेसिडिया बोला था। यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया था अभी मैंने। ये जो है ना बेसिडियम, उसके आगे बेसिडियोस्पोर बनाने जा रहे हैं। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? उसके आगे बढ़ रही हूँ मैं। ये पेज आपने लिख रखा है, अगर छूट गया हो किसी बच्चे का स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो आपने क्या किया है, बेसिडियम बना लिया। कैसे बनाया? तो प्लाज्मोगेमी हुआ लेकिन कैरियोगेमी नहीं हुआ, तो डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर था, उसने क्या बनाया? बेसिडियम बनाया। लेकिन अब क्या हुआ कि कैरियोगेमी भी हो गया, जो डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर था उसमें क्या हो गया, तुरंत वहां पे जैसे ही फ्यूज करेगा, फ्यूज करने के बाद कैरियोगेमी होने का तुरंत उसमें मियोसिस स्टार्ट हो जाएगा। तुरंत क्या होगा? उसमें मियोसिस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे आगे लिखेंगे कैरियोगेमी एंड, ये मैं एक और आपको समझा रही हूँ मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। कैरियोगेमी एंड मियोसिस। मियोसिस तो समझ आया आपको? कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक प्लेस, एक मिनट, वो एक इमेज तो यहाँ पे रहने देती हूँ। यहाँ भी देखिए इस इमेज में एक बेसिडियम है, 4 स्पोर्स यहाँ पे बन रखे हैं। हमेशा यही होगा, कोई सा भी इमेज उठा के देखेंगे और आपको जो समझना बनाना है वो भी यही है, इसमें कहीं कुछ अलग नहीं है। ठीक है, कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक प्लेस in the basidium producing 4 basidio spores। बस ये बहुत बड़ी बात है ये। हाँ, मैं क्या बोल रही थी, अभी तक जो फुल स्टॉप मैंने पिछले पेज पे लगाया था ना, वो यहाँ पे मैंने करा था कि ये क्या है, डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर है। लेकिन एक कॉमन सेंस लगाएंगे, अगर ये डाइकैरियोटिक है तो फिर हम इसमें मियोसिस कैसे कराएंगे? मियोसिस तो किसी एक सेल के अंदर ही कराएंगे ना जिसके पास एक न्यूक्लियाई है। तो जैसे ही ये क्या करेगा, कैरियोगेमी करेगा। कैरियोगेमी करने के बाद फिर ये क्या करेगा, मियोसिस स्टार्ट कर देगा तुरंत। जब मियोसिस स्टार्ट होगा, एक सेल में मियोसिस कराएंगे,
तो 4 बेसिडियोस्पोर प्रोड्यूस हो गया। मियोसिस का मैं एक स्कीम जो है मैं यहाँ पे लगा देती हूँ बच्चों के लिए जिनको बिल्कुल भी ये नॉलेज नहीं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मियोसिस, उसके लिए देखिए। मियोसिस में अभी मात्र एक छोटी सी बात याद रखनी है कि अगर कभी भी मियोसिस होगा, बाकी तो आप आगे जाके सीखेंगे। अभी आपको सिर्फ कौन सी बात याद रखनी है कि अगर ये सब क्या है ये नहीं देखना आपको। देखिए मेरा क्या बोलने का मतलब, एक सेल दिख रहा है, पहले मियोसिस 1 होता है तो 1 से 2 सेल बनते हैं, फिर मियोसिस 2 होता है तो 2 से 4, 1 2 3 4 सेल्स बन जाते हैं। इतना ही याद रखिए, बहुत है आपके लिए। एक सेल में मियोसिस कराएंगे तो कितने सेल बनेंगे? 4 सेल बनेंगे। यही नहीं, प्लांट किंगडम में भी परेशान करेगा ये कॉन्सेप्ट आपको, ठीक है। तभी इसके बाद मैं आपको सेल चैप्टर कराऊंगी और सेल चैप्टर के बाद फिर मैं सेल डिवीजन कराऊंगी आपको, ठीक है, जो कि मस्ट है, जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, बेसिडियोस्पोर्स जो है वो फॉर्म हो गए। क्या बोलने का मतलब हुआ, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ, अगर हम इसकी समरी अगर हम निकालना चाहें तो आपने क्या निकाला यहाँ पे कि 1 बेसिडियम फॉर्म्स 4 बेसिडियोस्पोर्स। यही तो सिखा रही मैं इतने देर से आपको। क्या कर रहा है ये, 4 बेसिडियोस्पोर्स को बनाने का काम कर रहा है। 1 बेसिडियम क्या कर रहा है, 4 बेसिडियोस्पोर्स को बनाने का काम कर रहा है, ठीक है। अब अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि चलो सीख तो लिया, ये बताओ बनता कहाँ है, तो बाहर बनता है, ये एक्सोजेनसली बोलते हैं उसके लिए। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे बेसिडियोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनसली। कैसे बनते हैं ये, एक्सोजेनसली बनते हैं, ठीक है। बाहर बन रहा है तो एक्सोजेनसली बोलेंगे। फिर ये अरेंज है ना ऐसे, ये जो छाते की तरह जो स्ट्रक्चर है वहीं पे अरेंज है, तो उसको फ्रूटिंग बॉडी बोल देंगे हम लोग। क्या बोलेंगे, फ्रूटिंग बॉडी बोलेंगे। द basidia are arranged on a special type of mycelium। जो इतने देर से माइसीलियम माइसीलियम आप सीख रहे थे, एक स्पेशल टाइप के माइसीलियम पे ये बनता है। फ्रूटिंग बॉडी पढ़ दीजिए, उसका एक अपर पार्ट क्या हो गया, फ्रूटिंग बॉडी, जिससे आपको क्या होगा, कार्प वर्ड कैच करने में आसानी होगी। कॉल्ड, कहीं भी कार्प लगाओ ना, CARP, तो मतलब समझिए फ्रूट की बात करी जा रही। द बेसिडिया आर अरेंज्ड ऑन अ स्पेशल टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड बेसिडियो। तो जो पढ़ाई कर रहा है वो रहने दीजिए, बेसिडियो कार्प लगा देंगे, CARP, बस हो गया। बेसिडियो कार्प बना दिया आपने, क्या किया, बेसिडियो कार्प यहाँ पे फॉर्म हो गया। चलिए ये जाके अब आपका ओवर हुआ बेसिडियोमाइसिट्स। मैंने बोला था कि सारी फंजाई की कैटेगरी में से वन एंड ओनली इसी से घबराते हैं सब बच्चे। आपको रीजन अब समझ आ गया होगा कि बीच बीच में कितना सारा जो ट्विस्ट है वो अवेलेबल है इसके कॉन्सेप्ट में। असेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट प्रेजेंट, सेक्स सेल्स आर एब्सेंट। तो भाई ये भी नहीं है वो भी नहीं है, तो क्या है, तो प्लाज्मोगेमी है। प्लाज्मोगेमी है तो क्या बनेगा, प्लाज्मोगेमी है तो डायकैरियोटिक आपके पास बेसिडिया बनेगा। फिर क्या होगा, तुरंत वो क्या करेगा, कैरियोगेमी जब करेगा तो उसका मियोसिस स्टार्ट कर देगा। मियोसिस स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक बेसिडियम जो 4 स्पोर बनाएगा। 4 स्पोर बनाएगा तो ये बेसिडियम किसके ऊपर अरेंज है, तो किस पे अरेंज है, ये फ्रूटिंग बॉडी पे। उस फ्रूटिंग बॉडी का हम नाम क्या देंगे, तो बेसिडियो कार्प बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेसिडियो कार्प्स बोलेंगे। याद हो गया अब आपको, सबको याद हो गया। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे क्योंकि इस पे एक डायग्राम भी अवेलेबल है। ये बाद वाला डायग्राम बहुत अच्छा है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, एग्जाम्पल्स लिखे हम लोग। यस मैम। चलिए एक तो एग्जाम्पल जो इतने देर से लगातार आप सुनते आ रहे हैं, एग्जाम्पल्स
और सबसे पहला नंबर 1 जो है, जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा खाने में इस्तेमाल होता है, दैट इज अगेरिकस। अगेरिकस मशरूम्स जो है, ये मशरूम्स जो है अगेरिकस। मशरूम रहने दीजिए, एक अगेरिकस लिखा है तो हम की मशरूम्स करने जाए। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो स्मट आपने देखा होगा। देखिए जब मैं इंट्रोडक्शन भी पढ़ा रही थी फंजाई का, वहां भी मैंने आपको वक्सीनिया जो है वो सिखा रखा है, रस्ट फंगस जिसको कहते हैं। देखिए अगेरिकस तो अभी भी इतने देर से आप क्या देख रहे हैं, अगेरिकस ही देख रहे हैं। मशरूम मशरूम जो आप देख रहे हैं ना, वो अगेरिकस है। अब ऐसे आपने देखा होगा मार्केट में बिकते हुए, ये मशरूम है, अगेरिकस है ये, ठीक है। इसके बाद देन अगर हम लोग बात करें तो स्मट इसको कहते हैं हम लोग। देखिए ये बहुत ही अजीब तरीके से ये फंजाई जो है ग्रो करता है खुद को, और ऐसे ये स्मट कॉज करने का काम करता है। देखिए अब यहाँ पे ये कॉर्न क्या है, खराब हो रहा है, तो जिसने इसको ऐसे खराब करने का काम किया है, ये क्या है, फंगस लगा हुआ है इस पे। कौन सा फंगस है ये, यूस्टीलिगो। तो ये क्या हो गया, ये स्मट। ये फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, वो बिल्कुल इसका नाम है ना थर्ड वाले का, वक्सीनिया को हम रस्ट फंजाई कहते हैं। सही में रस्ट जैसा लगता है देखने में, ठीक है। ये देखिए इसके बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो ये देखिए, ये मैंने पहले भी आपको शो कर रखा है। ये दूर से जब देखते हैं तो सही में ऐसा लगेगा कि उस लीफ में रस्टिंग हो रखी है। ये देखिए, ये जो वक्सीनिया है ये। तो एक आपके पास एगेरिकस जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा खाया जाता है, दैट इज मशरूम। फिर मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बताया, ये स्टेलिगो दैट इज स्मट, और वक्सीनिया दैट इज आल्सो नोन एज रस्ट फंजाई, ठीक है। तो मैंने आपको आज की क्लास में जो बेसिडियोमाइसिट्स की कैटेगरी है उसको मैंने पूरा एक्सप्लेन करके रखा हुआ है, ठीक है। और मैंने आपको याद करा दिया है, इसको कॉपी में खुद से लिखेंगे जितने पॉइंट्स इसके अवेलेबल हैं, और लिखने के बाद, नोट करने के बाद, कहीं ना कहीं कोई ऐसा पॉइंट होगा जिसको लिखने में आपको दिक्कत आएगी या कहीं कोई परेशानी आएगी, तो वो डाउट आप मेरे से अगली क्लास में पूछ लेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत किसी को आज की क्लास में? नो मैम। क्लियर है? No, ma'am. Yes, ma'am.